स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म हेलो सर पर। मैं नारायण सर आप लोगों के लिए लाया हूँ आज कंप्यूटर की नेक्स्ट क्लास ई कॉमर्स। तो डिस्कस करते हैं ई कॉमर्स के बारे में। ई कॉमर्स या इंटरनेट कॉमर्स इसे कहा जाता है। कॉमर्स यानी कि बिज़नेस, और ई का मतलब क्या हुआ, कहीं ना कहीं हम इलेक्ट्रॉनिक की बात कर रहे हैं, यानी कि ऑनलाइन पोर्टल की बात कर रहे हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं, जिसके द्वारा हम अपने व्यवसाय को, यानी कि हमारा जो व्यवसाय है उस व्यवसाय को हम क्या दे रहे हैं, इंटरनेट दे रहे हैं। तो ई कॉमर्स का मुख्य रूप से वही तात्पर्य होता है कि हमारी जो भी, देखिए पहले लिखा है इंटरनेट के माध्यम से वस्तु बेचना और ख़रीदना, यानी कि जो हमारा बिजनेस है या हमारा जो व्यापार है वो हम कैसे कर रहे हैं, यहाँ पर इंटरनेट के माध्यम से। इंटरनेट में बहुत सारे संसाधनों का प्रयोग करते हैं हम अपनी वस्तु को बेचने के लिए और बहुत सारे प्रोडक्ट को परचेस करने के लिए। तो ख़रीदना और बेचना ये हमारा क्या कहलाता है, ई कॉमर्स कहलाता है। क्लियर। ई कॉमर्स का इस इतिहास की ओर ध्यान दिया जाए तो ई कॉमर्स के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, वैश्विक स्तर पर माइकल एल्ड्रिच को जाना जाता है। माइकल एल्ड्रिच को कैसे जाना जाता है, वैश्विक स्तर पर ई कॉमर्स के जनक के रूप में जाना जाता है। भारतीय दृष्टि की यदि हम बात करें या भारतीय पृष्ठभूमि की बात करें तो भारतीय पृष्ठभूमि के रूप में वैथीश्वरन जो रहे हैं उन्हें ई कॉमर्स में भारतीय जनक कहा जाता है। एक विश्व स्तर पर हम देख रहे हैं माइकल एल्ड्रिच को कहा जाता है, और भारतीय पृष्ठभूमि पर ध्यान दें तो भारतीय पृष्ठभूमि पर किसे कहा जाता है, वैथीश्वरन को कहा जाता है। विश्व में ई कॉमर्स के लोकप्रिय उदाहरणों को यदि हम ध्यान से देखें तो जैसा जैसा हमारा ई कॉमर्स बढ़ता गया, आगे आता गया, उस स्तर पर हम देखते हैं कि बहुत सारी हमारी ऑनलाइन चीज़ें आई, जैसे फ्लिपकार्ट जिसका जनरली आज हम बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं, ईबाय, अलीबाबा, वेलमार्ट, ये सब क्या है, ये कहीं ना कहीं हमारा जो बिज़नेस है या जिसे हम ई कॉमर्स कह रहे हैं, इसे कैसे लाया गया है, इन प्लेटफॉर्म के माध्यम से। फ्लिपकार्ट क्या है, एक बिजनेस ओरिएंटेड प्लेटफॉर्म है जिस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम क्या करते हैं, अपनी बहुत सारी उपयोग की चीज़ों को परचेस करते हैं और बहुत सारी उपयोगी चीज़ों को सेल भी करते हैं। फ्लिपकार्ट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके द्वारा हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ यहाँ पर परचेसिंग की बात कर रहे हैं। अलीबाबा ये भी हमारे सिर्फ परचेसिंग से संबंधित है, वेलमार्ट भी हमारी परचेसिंग से संबंधित है। इन सभी के द्वारा, इन सभी प्लेटफॉर्म के ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म हैं, इनके माध्यम से हम अपने प्रोडक्ट को क्या कर रहे हैं, परचेस कर रहे हैं। आगे चलते हैं हम। ई कॉमर्स का विकास यदि हम देखें कि ई कॉमर्स, क्योंकि कोई भी चीज़ यदि आती है, कोई मार्केट में आता है तो वह एकदम नहीं आ जाता, धीरे 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 विभिन्न स्तरों पर उसका क्या होता है, विकास होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, डेवलपमेंट कहते हैं। तो यहाँ पर ई कॉमर्स के विकास की हम चर्चा करने जा रहे हैं कि ई कॉमर्स का विकास कैसे हुआ या किस सन में, किस समय पर किसका उपयोग हुआ और कैसे वह मार्केट में आया। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 1979 यानी 1979 में ई कॉमर्स की नींव डली, किसके द्वारा, माइकल एल्ड्रिच के द्वारा। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि वैश्विक स्तर पर इन्हें ही ई कॉमर्स का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सबसे पहले जो नींव डालने वाले व्यक्ति थे वैश्विक स्तर पर, उनका नाम क्या है, माइकल एल्ड्रिच नाम था। 1994 में अमेजन की स्थापना की गई। अमेजन भी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसमें हम विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को क्या करते हैं, परचेस करते हैं। अपने उपयोग की जो भी वस्तुएं हैं इस प्लेटफॉर्म पर हमें मिल जाया करती हैं और हम उन्हें क्या करते हैं, परचेस कर लेते हैं, यानी कि ख़रीद लेते हैं। किसके द्वारा स्थापना की गई थी, जेफ बेजोस के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। यानी अमेजन जो प्लेटफॉर्म है उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई, जेफ बेजोस के द्वारा उसकी स्थापना की गई। किस सन में की गई थी उनकी स्थापना, तो सन हमें याद रखना 1994 यानी कि 1994 में
अस्तित्व में आया अमेज़ॉन। नेक्स्ट देखें ईवाई, इलेक्ट्रॉनिक खरीदने की जो रही है प्लेटफॉर्म, यूएसए के द्वारा 1995 में इस प्लेटफॉर्म की स्थापना की गई थी। भारत की दृष्टि में यदि देखा जाए तो भारत की दृष्टि में इंडिया मार्ट का प्रारंभ किया गया कब? 1996 यानी 1996 में भारतीय दृष्टि में इंडिया मार्ट का स्थापना किया गया, जो कैसा रहा? बिजनेस टू बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए। इसका प्रारंभ कैसे किया गया? बिजनेस टू बिजनेस। हम ई कॉमर्स में आगे जब बिज़नेस के प्रकार देखेंगे या ई कॉमर्स के प्रकारों पर चर्चा करेंगे तो वहाँ पर ये सारी चीज़ आएंगी। बिजनेस टू बिजनेस यानी कि यहाँ पर यदि हम ध्यान से देखें, एक बिज़नेस ये है और एक बिज़नेस ये है, यानी कि दो बिज़नेस हैं या बिजनेसमैन हैं, ये क्या कर रहे हैं? अपने बिज़नेस को बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ से ट्रांजेक्शन बिजनेस टू, ये कंज्यूमर के लिए नहीं बनाया गया है। किसके लिए बनाया गया है? बिजनेस टू बिजनेस। जैसे कि हम एक बहुत सरल सा उदाहरण लेते हैं कि मेरा कोई बिज़नेस है, आपका कोई बिज़नेस है, उन दोनों बिज़नेस को मिलाकर एक प्लेटफॉर्म बना दिया गया है कि मैं जो प्रोडक्टिविटी कर रहा हूँ वो आपके द्वारा सेलिंग की जा रही है, आप जो प्रोडक्टिविटी कर रहे हैं वो मेरे द्वारा सेलिंग है। तो ये जो कम्युनिकेशन बना है, इस कम्युनिकेशन को क्या कहा गया? बिजनेस टू बिजनेस कहा गया। यानी बिजनेस टू बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए कोई छोटा सा बिजनेस है जो एक स्टेज पर है, कोई दूसरा बिजनेस है जो किसी अदर स्थान पर है, सेलिंग तो दोनों को करना है। कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं? इस प्रकार का प्रयोग करते हैं। तो इंडिया मार्ट क्या हो रहा है आपके लिए? इंडिया मार्ट के द्वारा हम क्या कर रहे हैं? बिजनेस टू बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए प्लेटफॉर्म दिया गया है या एक कंपनी की स्थापना की गई है। आगे देखते हैं 1998 में पेपाल की स्थापना की गई है। इसने क्रेडिट कार्ड पेमेंट को लोकप्रिय किया। क्रेडिट कार्ड पेमेंट, जैसे हम देखते हैं कि हमारे पास आज के समय पर क्या है? डेबिट कार्ड है, स्मार्ट कार्ड है, पेमेंट के कई माध्यम, लेकिन जो क्रेडिट कार्ड पेमेंट की बात की जा रही है उसका प्रारंभ या लोकप्रिय कब हुआ? 1998। किसके द्वारा? जब पेपैल आया, उसने क्या किया? क्रेडिट कार्ड पेमेंट को बढ़ावा दे दिया है। नेक्स्ट देखें 1999 एक साइट की स्थापना की गई है, एक वेबसाइट की स्थापना की गई 1999 के अंतर्गत, जिसका नाम क्या रहा? alibaba.com। क्या रहा इसका? alibaba.com रहा। क्लियर है? इसमें भी हमें क्या रहा? हमारे मार्केट को बढ़ाने के लिए, जो हमारा मार्केट रहा उस मार्केट को बढ़ाने के लिए इस प्लेटफॉर्म को स्थापित किया गया था। आगे चल, यहाँ पर देखिए अपने ई कॉमर्स के विकास में जो चीज़ें देखी हैं, सबसे पहली चीज़ खास क्या है हमारे लिए कि 1979 यानी 1979 के तहत सबसे पहले ई कॉमर्स की क्या रखाई? नींव रखाई। किसके द्वारा नींव रखाई? माइकल एलरिच के द्वारा इसकी नींव रखाई गई और माइकल एलरिच को ही वैश्विक स्तर पर ई कॉमर्स का जनक कहा जाता है। फादर ऑफ ई कॉमर्स किसको कहा जाता है? माइकल एलरिच को कहा जाता है। फिर हमने देखा कि अमेज़ॉन की बात की हमने। अमेज़ॉन की स्थापना कब हुई? 1994 1994 में अमेज़ॉन की स्थापना की गई है। किसके द्वारा की गई थी? तो जेफ बेजोस के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। वहीं 1995 की बात करते हैं, 1995 की बात करते हैं तो 1995 यूएसए में क्या आया? ई वे का प्रारंभ किया गया, ई वे का प्रारंभ किया गया था। 1996 में भारत ने एक कंपनी बनाई जिसे कहा गया इंडिया मार्ट। यह बिजनेस टू बिजनेस यानी कि दो बिजनेसों को आपस में कनेक्ट करने के लिए या दो बिजनेसों को सेलिंग और परचेसिंग के लिए बनाई गई कंपनी क्या थी? हमारी ई मार्ट या इंडिया मार्ट जिसे कहा जाता है। क्लियर है? किस बिजनेस को बढ़ाया इसने? बिजनेस टू बिजनेस प्लेटफॉर्म को बढ़ाया। नेक्स्ट हमने देखा 1998 में क्या है? हमारा पेपॉल आया, जिसकी स्थापना की गई, क्यों की गई? क्रेडिट कार्ड पेमेंट बढ़ाने के लिए। यानी इससे पहले भी क्रेडिट कार्ड पेमेंट होती थी, लेकिन यहाँ पर उसको लोकप्रिय बनाया गया, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति तक पहुँचाने के लिए इसकी क्या की गई थी? स्थापना। कब की गई थी? 1998 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट पे आते हैं 2007 की बात करते हैं। तो 2007 में क्या हुआ?
2007 में क्या किया गया, फ्लिपकार्ट और मिंत्रा प्लेटफॉर्म की स्थापना की गई है। दोनों प्लेटफॉर्म कैसे हैं, दोनों प्लेटफॉर्म बिजनेस को सरवाइव कर रहे हैं, यानी बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं। फ्लिपकार्ट के द्वारा भी हम क्या करते हैं, सिर्फ यहाँ पर ख़रीदने का काम किया जा रहा है, यानी हमारे पर क्या किया जा रहा है, हम अपने प्रोडक्ट जो हमारे लिए उपयोगी हैं या यूज़फुल प्रोडक्ट हैं, हम वो इन प्लेटफॉर्म से क्या कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। इसी प्रकार मिंत्रा भी हमें एक प्लेटफॉर्म या एक सिस्टम प्रोवाइड करता है जिसके द्वारा हम अपने के उपयोग की चीज़ों को क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ख़रीद रहे हैं। इसी प्रकार आगे हम देखते हैं 2010 में, तो 2010 में पेटीएम प्लेटफॉर्म की स्थापना की गई। पेटीएम प्लेटफॉर्म क्या था, इस प्लेटफॉर्म पर भी वही सारी ई कॉमर्स की सुविधाएं हमें प्रदान की गई थी। यहाँ पर फंड ट्रांसफ़र की सुविधा भी आपकी आ चुकी थी पेटीएम के माध्यम से 2010 में। 2011 की यदि हम बात करते हैं तो गूगल वॉलेट ऑनलाइन पेमेंट के लिए प्रारंभ किया गया। 2011 में क्या किया गया, गूगल वॉलेट को भी प्रारंभ किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या रहा, पेमेंट के लिए, क्योंकि अभी तक हम जो बात कर रहे थे वो कहीं ना कहीं प्रोडक्ट की बात आ रही थी। जो भी हमारे प्रोडक्ट थे, हमारी प्रोडक्टिविटी थी, अभी तक बात उसकी चल रही थी। लेकिन अब यहाँ पर स्पेशल क्या आया हमारे लिए, स्पेशल हमारे लिए आया पेमेंट। यानी ये विशेष क्यों माना जाता है, क्योंकि यहाँ से हम डायरेक्ट पेमेंट की चर्चा कर रहे हैं या पेमेंट की बात कर रहे हैं। किसके माध्यम से, गूगल वॉलेट के माध्यम से हम बात कर रहे हैं, और जिसकी प्रारंभ कब हुआ, 2011 में जिसका प्रारंभ किया गया था। इसी प्रकार 2014 में हम देख रहे हैं, तो 2014 में हमारे पास क्या आया, या एप्पल पे मोबाइल पेमेंट की बात आ गई। यानी अभी तक हमारी पेमेंट कैसी थी, ऑनलाइन थी, लेकिन अब किस प्रकार से पेमेंट कर दिया गया, मोबाइल पेमेंट को भी यहाँ पर शामिल किया गया। किसके माध्यम से, एप्पल पे के माध्यम से। कब, 2014 में किया गया है शामिल। 2017 की बात करते हैं, तो 2017 में क्या हुआ, इंस्टाग्राम शॉपेबल पोस्ट का प्रारंभ किया गया। इंस्टाग्राम शॉपेबल पोस्ट का प्रारंभ कब किया गया, 2017 में किया गया। 2020 में बात करते हैं, 2020 में क्या है हमारे पास, रिलायंस रिटेल के द्वारा जियो मार्ट का प्रारंभ कर दिया गया। बिजनेस ओरिएंटेड है ये प्लेटफॉर्म भी। कब किया गया इसका प्रारंभ, तो इसका प्रारंभ किया गया था 2020 में। कौन सी कंपनी के द्वारा किया गया, तो रिलायंस रिटेल कंपनी के द्वारा इसका प्रारंभ किया गया, इसका नाम क्या दिया गया, जियो मार्ट इसका नाम दिया गया। ठीक, ई कॉमर्स की प्रमुख तकनीकों के बारे में हम थोड़ी चर्चा करेंगे यहाँ पर, कि ई कॉमर्स के अंतर्गत किस किस प्रकार की तकनीकों का प्रयोग किया जाता है, और ये तकनीक कौन सी हैं। तो हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज, यानी कि EDI, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज की बात यहाँ पर की जा रही है, जिसकी स्थापना कब की गई, 1970 में इस तकनीक को लाया गया। क्या करती है, बिजनेस टू बिजनेस। मैंने इससे पहले भी अभी डिस्कस किया था कि बिजनेस टू बिजनेस क्या होता है। जब आपके स्तर पर दो प्रकार के बिजनेस यहाँ पर चल रहे हैं, एक बिजनेस ये है आपका, नेक्स्ट बिजनेस आपका ये है। अभी जो बिजनेस चल रहे हैं आपस में, इन बिजनेसों का माध्यम कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं EDI की, EDI में क्या कहा जा रहा है, डेटा इंटरचेंज की बात की जा रही है। यहाँ पर किसकी बात की जा रही है, डेटा इंटरचेंज की। यानी कि ये जो कंपनी है या जो प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर जो बिज़नेस है या जो प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म में क्या किया गया, डेटा को क्या किया गया, एक्सचेंज किया गया। यानी कि यहाँ पर जो डेटा था और जो डेटा यहाँ पर था, इन डेटा को आपस में क्या कर दिया गया, एक्सचेंज करने का प्रावधान भी हो गया। यानी कि यहाँ पर जो उपयोगी है वो यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर जो उपयोगी है वो यहाँ आ जाएगा। डेटा किस फॉर्मेट में रहेगा, डेटा डिजिटली फॉर्मेट में रहेगा, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा है कि डिजिटल फॉर्मेट क्या है, जो हमारे पास पेपर पर डेटा रहता है, उस पेपर डेटा को हमने क्या किया है, कंप्यूटराइज्ड कर दिया है। कंप्यूटराइज्ड करने के बाद वो डेटा कैसा हो जाता है, वो डेटा डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है या सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर FDI के माध्यम से हमें क्या मिल रहा है कि हम इस डेटा को, जो हमारा डिजिटल डेटा है या हमारा सॉफ्ट डेटा है,
इस डेटा को हम इन दोनों कंपनियों में क्या कर पा रहे हैं, एक्सचेंज कर पा रहे हैं। क्या कर पा रहे हैं फ्रेंड्स, एक्सचेंज कर पा रहे हैं। किसके माध्यम से कर पा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज यानी कि ईडीआई के माध्यम से हम क्या कर पा रहे हैं, यहाँ पर डेटा को एक्सचेंज कर पा रहे हैं। और ये डेटा की स्थापना कब की गई थी, ईडीआई की स्थापना की गई थी 1970 में इसकी स्थापना की गई थी। मुख्य उद्देश्य क्या रखा गया था इसका, बिजनेस टू बिजनेस। यहाँ पर भी कंज्यूमर नहीं आया है, क्या आया यहाँ पर, बिजनेस टू बिजनेस, यानी एक बिजनेस यहाँ है, एक बिजनेस यहाँ, दोनों बिजनेसों में आपस में डेटा एक्सचेंज की सुविधा हमें कौन देता है, तो ईडीआई हमें देता है। ये इसकी पहली तकनीक के बारे में हमने चर्चा की। नेक्स्ट तकनीक में हम आते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक बुलेटिन बोर्ड की बात कर लेते हैं। किसकी बात की जा रही है, इलेक्ट्रॉनिक बुलेटिन बोर्ड की बात की जा रही है। इस बोर्ड में हम देखते हैं कि ऑनलाइन कम्युनिकेशन सिस्टम, किसकी बात आ गई, अब ऑनलाइन कम्युनिकेशन सिस्टम की बात आ चुकी है फ्रेंड्स। तो इसमें हम देख रहे हैं कि यूज़र की जो जानकारी है उस जानकारी को वह क्या कर पा रहा है, शेयर कर पा रहा है, ले पा रहा है, रिक्वेस्ट कर पा रहा है। जिस प्रकार आज हम क्या करते हैं, यदि आप लोगों को ध्यान हो, हम लोग चैटिंग करते हैं, मैसेज भेजते हैं, या कोई चीज़ ऐसी है जिसे हम शेयर करना चाह रहे हैं तो करते हैं, तो उसकी सुविधा हमें किससे मिलती है, इलेक्ट्रॉनिक बुलेटिन बोर्ड के माध्यम से दी जाती है, जिसमें ऑनलाइन कम्युनिकेशन सिस्टम है। क्या है ये, यह एक ऑनलाइन कम्युनिकेशन सिस्टम है जिसके माध्यम से हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास जो भी जानकारी है, जो हमारे पास डेटा है यूज़र के पास, उसे हम शेयर कर पा रहे हैं, रिक्वेस्ट कर पा रहे हैं, डिस्कस कर पा रहे हैं। ये सारी सुविधाएं हमें कैसे मिल पा रही है, ये सारी सुविधाएं हमें इलेक्ट्रॉनिक बुलेटिन बोर्ड के माध्यम से मिल पा रही हैं। क्लियर हुआ। आगे देखते हैं हम, इलेक्ट्रॉनिक बुलेटिन बोर्ड को मैसेज बोर्ड या कंप्यूटर फॉर्म भी कहा जाता है। यदि आप ध्यान से देखेंगे तो इसे क्या कहा जाता है, मैसेज बोर्ड, इस पर लिखा हुआ मैसेज बोर्ड कहा जाता है। हम देखते हैं कि हम मोबाइल से मैसेज किसी को दे रहे हैं तो वास्तव में वो क्या है, वो एक मैसेज बोर्ड ही है ना। हम कंप्यूटर फॉर्म में दे रहे हैं तो क्या है वास्तव में, वो भी एक कम्युनिकेशन का माध्यम है, ऑनलाइन कम्युनिकेशन हम कर रहे हैं, या अपने डेटा को शेयर कर रहे हैं, डेटा को रिक्वेस्ट में पहुंचा रहे हैं, या डेटा से डिस्कस किया जा रहा है। तो ये सारी सुविधा हमें कैसे मिल रही हैं, इलेक्ट्रॉनिक बुलेटिन बोर्ड के माध्यम से मिल रही हैं। दो प्रकार की टेक्निक मैंने यहाँ पर बताई। पहली टेक्निक पर मैंने डिस्कस किया इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज की बात की गई यहाँ पर। तो इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज में मैंने क्या बताया है कि इसको कब लेके आए, 1970 में ये तकनीक आई। इस तकनीक के माध्यम से क्या हुआ, बिजनेस टू बिजनेस तकनीक थी यह तकनीक कैसी रही, इस तकनीक में दो बिजनेस को आपस में डेटा एक्सचेंज करने या इंटरचेंज करने की सुविधा मिल जाती है। दूसरी तकनीक हमने देखी है इलेक्ट्रॉनिक बुलेटिन बोर्ड की, हमने तकनीक देखी है, जिसमें हमने क्या देखा है, ऑनलाइन कम्युनिकेशन सिस्टम। ये क्या है, ये एक प्रकार का ऑनलाइन कम्युनिकेशन सिस्टम है। इस सिस्टम के माध्यम से हम क्या देख पा रहे हैं कि हमारे पास जो जानकारी है, ये यूज़र्स के पास जो जानकारी है, वह जानकारी वो क्या कर पा रहा है, वह जानकारी वो शेयर कर पा रहा है, रिक्वेस्ट कर पा रहा है और डिस्कस भी कर पा रहा है। ठीक है ना। जानकारी का सीधा तात्पर्य रहता है कि हमारे पास जो सूचना है, इंफॉर्मेशन है, उसे हम क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से शेयर कर रहे हैं। तो इसकी सुविधा हमें कैसे मिली, इलेक्ट्रॉनिक बुलेटिन बोर्ड के माध्यम से हुई है, जिसे साधारण शब्दों में या अन्य नामों में क्या कहा जाता है, मैसेज बोर्ड भी कहा जाता है और कंप्यूटर फॉर्म भी कहा जाता है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। EFT यानी कि इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र की बात आ गई है। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र यानी कि अभी तक हमने क्या चर्चा की थी, हम अभी तक क्या चीज़ देख के आ रहे थे, तो अभी तक हमने जो चीज़ें डिस्कस की थी, डेटा का डिस्कस किया, जानकारी का डिस्कस किया, ठीक है ना। अब बात आ गई फंड की, यानी पैसे की बात यहाँ पर आ चुकी है। तो पैसे ट्रांसफ़र की, फंड इलेक्ट्रॉनिक की रूप से हमें क्या करना है, फंड ट्रांसफ़र की बात यहाँ पर की जा रही है। इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग प्रणाली जिसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल रहती हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, मोबाइल वॉलेट और अन्य चीज़ें भी शामिल हैं, जिनके माध्यम से हम क्या कर पा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक रूप में यानी डिजिटल रूप में फंड का इस स्थान से दूसरे स्थान पर
ट्रांसफ़र कर पा रहे हैं। किसका? फंड, यानी कि पैसे का ट्रांसफ़र कर पा रहे हैं। इसमें कई हमारे पास प्लेटफॉर्म रहते हैं या कई माध्यम रहते हैं। क्रेडिट कार्ड की बात कर लें हम। क्रेडिट कार्ड का मतलब क्या होता है? एक ऐसा कार्ड जिसके माध्यम से हम डिजिटली फॉर्म या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में क्या कर रहे हैं, फंड एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफ़र कर पा रहे हैं। दूसरा क्या है? डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड क्या रहता है? बैंकिंग सेक्टर के द्वारा या हमारे बैंकों के द्वारा हमें एक प्लास्टिक का कार्ड दिया जाता है, राइट। उस कार्ड को डिजिटली प्रूफ किया जाता है। उस कार्ड के द्वारा हमें किसी बैंक में क्या होना आवश्यक है? बैंक के अंदर हमारा अकाउंट होना आवश्यक है। क्या आवश्यक है? अकाउंट होना यहाँ पर हमारे लिए आवश्यक है। अकाउंट होने के बाद ही हम किसका काम कर सकते हैं? डेबिट कार्ड का प्रयोग कर सकते हैं। क्लियर है? यहाँ से हमने एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट पर, ए अकाउंट से हम बी अकाउंट पर क्या कर सकते हैं? फंड का ट्रांसफ़र कर सकते हैं। किसके द्वारा? डेबिट कार्ड के द्वारा। क्लियर है? इसी प्रकार क्रेडिट कार्ड भी है। और सेम कंडीशन पर आगे यदि हम आते हैं तो मोबाइल वॉलेट की बात कर लेते हैं। मोबाइल वॉलेट का मतलब क्या है? जिस प्रकार हम अपने पॉकेट में वॉलेट रखते हैं या पर्स रखते हैं, उसमें क्या रहता है? मनी रहती है। तो सेम कंडीशन यहाँ पर बताई गई है। मोबाइल पर एक वॉलेट की सुविधा, एक प्लेटफॉर्म की सुविधा हमें उपलब्ध कराई जाती है, जिसमें हम अपनी डिजिटली करेंसी को स्टोर करके रख सकते हैं और समय अनुसार उसका हम प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा पेटीएम आज के समय पर बहुत चल रहा है। पेटीएम है, फ़ोनपे है, गूगल पे है। ये क्या है? ये हमें मोबाइल वॉलेट प्रोवाइड करते हैं। एयरटेल मनी है, ये हमें क्या कर रहे हैं? ये वास्तव में हमें एक ऐसी डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं जिनके द्वारा हम अपने पैसे को एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या कर पा रहे हैं? डिजिटली ट्रांसफ़र कर पा रहे हैं। क्लियर हुआ? इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र क्या है? इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग प्रणाली से शामिल है, जिसमें हमें कैसी सुविधा दी जा रही है? फ़ंड ट्रांसफ़र की सुविधा दी जा रही है। क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, डेबिट कार्ड के माध्यम से और मोबाइल वॉलेट के माध्यम से। और भी कई प्लेटफॉर्म मैंने बता दिए आपके लिए। पेटीएम है, गूगल पे है, फ़ोनपे है। इनमें कहीं ना कहीं हमें बैंकिंग सेक्टर में अकाउंट होना या किसी निश्चित बैंक में अकाउंट होना आवश्यक है, तभी हम इन चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं। आगे चलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मेल या ईमेल की चर्चा कर लेते हैं। जो विद्यार्थी कंप्यूटर से संबंधित हैं उन्हें इलेक्ट्रॉनिक मेल या मेल के बारे में बहुत अच्छा नॉलेज है। क्या है वास्तव में? वास्तव में ये कम्युनिकेशन का एक ऐसा माध्यम है, एक डिजिटल माध्यम है, जिसके द्वारा हम एक व्यक्ति से या एक यूज़र से दूसरे यूज़र को क्या कर सकते हैं? कम्युनिकेट कर सकते हैं या वार्तालाप कर सकते हैं एज अ डिजिटल फॉर्म में। यदि मैं आपको बहुत पहले ले जाऊं, जब आज भी वो चीज़ें चलती हैं, जब हम चिट्ठी लिखा करते थे और चिट्ठी लिख के पोस्ट ऑफिस में डाल दिया करते थे। पोस्ट ऑफिस से फिर पोस्टमैन लेकर उन चिट्ठियों को एक पर्टिकुलर निश्चित एड्रेस पर पहुंचा दिया करता था। सेम चीज़ यहाँ पर है। इलेक्ट्रॉनिक मेल जो हमें एक सुविधा दे रहा है, ये सुविधा हमें कैसे मिल रही है? कई प्लेटफॉर्म है हमारे पास, yahoo.com है, google.com है। ये सारी चीज़ें हमें क्या दे रही हैं? एक हमें मेल की सुविधा देती हैं। किसकी सुविधा दे रही हैं? ये हमारे लिए मेल की सुविधा दे रही हैं। इस मेल के लिए हमें क्या एड्रेस का होना ज़रूरी है? हमारे लिए क्या आवश्यक है? एक ईमेल एड्रेस का होना ज़रूरी है हमारे लिए भी, और सामने जिस यूज़र के लिए हम दे रहे हैं, जिस यूज़र के लिए हम मेल कर रहे हैं, हम दोनों यूज़र्स के लिए ईमेल आईडी का होना आवश्यक है। और इस ईमेल आईडी को हम क्या कहते हैं? साधारण शब्दों में एड्रेस कहते हैं। जिस प्रकार हम लेटर बॉक्स के ऊपर लेटर या पता लिखा करते थे, उसी प्रकार यहाँ पर क्या होता है? हमारे पास ईमेल आईडी होती है। क्या होता है? ईमेल आईडी होती है, जिसके माध्यम से हम उस यूज़र तक उस ईमेल आईडी के द्वारा ही कम्युनिकेशन कर सकते हैं। क्लियर हुआ? बहुत सारे प्लेटफॉर्म है। यदि आपको yahoo.com भी है जिसमें ईमेल सुविधा है, google.com है आपका,
बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे हमें क्या मिल रहा है, ईमेल की सुविधा मिलती है। आगे चलते हैं हम प्रकारों के बात कर लेते हैं कि ई कॉमर्स में कौन कौन से प्रकार हैं। सबसे पहला प्रकार जिसका हम चर्चा करते हैं बिजनेस टू बिजनेस, जिसे B2B कहा जाता है शॉर्ट में। अब बिजनेस टू बिजनेस क्या होता है, यदि दो प्रकार के बिजनेस बने हुए हैं, एक कोई बिजनेस ये है और एक कोई बिजनेस आपका ये है, यदि ये जो बिजनेस बने हुए हैं इन बिजनेस को आपस में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, आपस में ट्रांजैक्शन यानी कि ये इसकी कोई प्रोडक्टिविटी को परचेस कर रहा है या सेल कर रहा है, यहाँ पर कंज्यूमर नहीं आ रहा है, किसी दो व्यक्ति हैं जिनका क्या है बिजनेस है और यह बिजनेस आपस में क्या किए जा रहे हैं, प्रोडक्ट और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार के प्रकार को क्या कहा जाता है, बिजनेस टू बिजनेस टाइप के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे हम देख रहे हैं alibaba.com, ये भी बिजनेस टू बिजनेस है। इंडिया मार्ट हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इंडिया मार्ट क्या है, एक बिजनेस टू बिजनेस कंपनी है जो किसके द्वारा निर्माण की गई थी, भारत के द्वारा इसका निर्माण किया गया था और किसके लिए, बिजनेस टू बिजनेस को बढ़ाने के लिए इसका निर्माण या स्थापना की गई थी। दूसरा प्रकार देखते हैं बिजनेस टू कंज्यूमर, जिसे शॉर्ट में क्या कहा जाता है, B2C जिसे शॉर्ट में कहा जाता है। अब इसको हम बात करते हैं कि कंज्यूमर, यहाँ पर क्या था, सिर्फ बिजनेस था, यहाँ पर बात आ गई आपकी, ये कोई आपका जो बिजनेस है, इस बिजनेस को एक्सेसिंग कहाँ की जा रही है, विभिन्न प्रकार के कंज्यूमर के द्वारा, विभिन्न प्रकार के किनके द्वारा, कंज्यूमर यानी कि जो यूज़र हैं यहाँ पर क्या कर सकते हैं, परचेसिंग का काम कर सकते हैं। पूरा सेंट्रलाइजेशन यहाँ रहेगा और उसके माध्यम से जितने भी यूज़र हैं हमारे, वो सारे यूज़र क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट को परचेस कर सकते हैं। तो इस प्रकार का माध्यम क्या कहलाता है, बिजनेस टू कंज्यूमर कहलाता है ना। क्लियर हुआ ये कि हमारे पास पहला माध्यम क्या था, बिजनेस टू बिजनेस था, जिसमें हमने देखा alibaba.com जो कि आपकी एक ऑनलाइन कंपनी है जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, दूसरे बिजनेस को हम प्रोडक्टिविटी में यूज़ करते हैं। अन्य हमने देखा बिजनेस टू कंज्यूमर, जिसमें हम देख रहे हैं कि फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, मीशो और भी कई साइटें हैं जिनके द्वारा हम क्या करते हैं, सिर्फ प्रोडक्ट को परचेस कर सकते हैं, बिजनेस को कंज्यूमर तक पहुंचाया गया है इस प्रकार के माध्यम से। आगे आ जाते हैं हम C2C, यानी कि यहाँ पर बात किसकी आ रही है, अब कंज्यूमर टू कंज्यूमर की बात की जा रही है यहाँ पर, यानी कि सिर्फ यूज़र या कंज्यूमर की यहाँ पर बात की जाएगी, यानी कि कोई कंज्यूमर है, अन्य कंज्यूमर भी होंगे हमारे पास, जैसे हमने प्लेटफॉर्म बना रखा है कि ये हमारे पास एक कोई कंज्यूमर है, अन्य कंज्यूमर भी हमारे पास होंगे, बहुत सारे कंज्यूमर हैं। अब यहाँ कंज्यूमर पर भी कुछ ना कुछ होगा, कोई दूसरा भी नाम का कंज्यूमर है। जिस तरह हम पहले की बात करें कि जब एक समय पर क्या चलता था, वस्तु विनिमय चलता था, जिस व्यक्ति की रिक्वायरमेंट होती थी वह वस्तु को बताता था और जिस व्यक्ति को नीड होती थी, आवश्यकता होती थी, वह उस वस्तु को क्या कर लेता था, परचेस कर लेता था। तो सेम थिंक यहाँ पर है, जो हमारे यूज़र है, हमारे कंज्यूमर है, वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कोई चीज़ है, कोई प्रोडक्ट है यहाँ पर, और वह प्रोडक्ट की नीड किसे है, इस व्यक्ति को है या इस कंज्यूमर को है। तो इस यहाँ पर वो डिस्प्ले जो प्रोडक्ट चल रहा है ये यहाँ से देखेगा, इसे ले लेगा, या यहाँ पर कोई प्रोडक्ट है वो इसकी नीड है तो वो यहाँ से कलेक्ट कर लेगा उस चीज़ को। तो ये चीज़ क्या है, कंज्यूमर टू कंज्यूमर है। और ये सुविधा कौन दे रहा है हमारे लिए, OLX दे रहा है, पेपॉल दे रहा है। इन्होंने क्या किया है कि अपना एक प्लेटफॉर्म बना दिया है। अब जिस व्यक्ति को जो चीज़ सेल करना हो वो उस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उसका डिस्प्ले दे, उसका डिस्क्रिप्शन दे, सारी डिटेल फिलअप करे और वह चीज़ कहाँ चली आएगी, अन्य कंज्यूमर को डिस्प्ले हो जाएगी और जिसकी वह रिक्वायरमेंट होगी वो आएगा, परचेस कर लेगा। तो ये सुविधा भी हमें मिल रही है, जिसे हमने क्या कहा है, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। ई कॉमर्स का एक ऐसा प्रकार है। ये पहला प्रकार हमने देखा बिजनेस टू बिजनेस, जिसमें हमने देखा कि दो बिजनेस के बीच में क्या चल रहा है, एक्सचेंज चल रहा है। दूसरा हमने देखा बिजनेस टू कंज्यूमर, जिसमें हमने देखा कि एक मुख्य रहेगा और अन्य सारे क्या रहेंगे, कंज्यूमर रहेंगे। जिसका एग्जांपल हमने देखा अमेज़ॉन है, फ्लिपकार्ट है, मीशो है और भी कई प्लेटफॉर्म है। फिर थर्ड पर हमने देखा
कंज्यूमर टू कंज्यूमर, यहाँ पर दोनों क्या है, कंज्यूमर है। सिर्फ इन कंज्यूमरों के बीच में क्या है, एक प्लेटफॉर्म, एक स्थान दिया जा रहा है जिस पे कोई कंज्यूमर सेलिंग के लिए और परचेसिंग के लिए क्या कर रहा है, अपनी डिटेल को शेयर कर रहा है या साझा कर रहा है। जैसे OLX पर कई बार ऐड भी देखा होगा आपने, कुछ भी बेचना OLX पर डिटेल डालिए, आपको बस सेल हो जाएगा। तो ये क्या है, ये एक प्लेटफॉर्म है। आगे चलते हैं, कंज्यूमर टू बिजनेस। नेक्स्ट प्रकार क्या है, कंज्यूमर टू बिजनेस। अब बात आ गई है आपके कि यहाँ पर जो आपके कंज्यूमर बैठे हुए हैं ये सभी आपके क्या हैं, कंज्यूमर हैं। इन कंज्यूमर को बिजनेस करना है तो फिर एक प्लेटफॉर्म दे दिया गया है हमारे पास। ये हमारे पास क्या दिया गया है, एक प्लेटफॉर्म दे दिया है ई कॉमर्स के द्वारा कि आपके जो कंज्यूमर बिजनेस कर सकते हैं, है ना, बिजनेस कर सकते हैं। जैसे हम बात करें किसके बारे में, यूट्यूब के बारे में। ये क्या है, आपको बिजनेस दे रहा है। तो इसमें सबसे पहला हमने देखा शटर स्टॉक। यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, पूरा स्टॉक बन जाए। जैसे एक कंज्यूमर को सपोज करें, हम एक कंज्यूमर को क्या बेचना है, बाइक बेचना है। उसने बाइक का डिस्प्ले डाल दिया, डिस्प्ले कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। किसी भी कंज्यूमर को क्या बेचना है, कार सेल करना, उसने डिस्प्ले डाल दिया, वो जानकारी यहाँ आ गई। एक अन्य कंज्यूमर अंज है सी, इसे क्या बेचना था, कहले साहब इसे कंप्यूटर बेचना है, इसने डिस्प्ले डाला, वो चीज़ यहाँ आ गई। डी व्यक्ति है, डी व्यक्ति को हो सकता है टीवी बेचना हो या अन्य कोई चीज़ बेचना हो, उसने डिटेल डाली, वो जानकारी हमारी यहाँ आ गई। क्लियर है। अब यहाँ पर जो चीज़ें रहेंगी ये सारी चीज़ें कहाँ जाएंगी, जो हमारी बिजनेस वाली कंपनियाँ हैं, बिजनेस वाले प्लेटफॉर्म हैं, वो इसे क्या करेंगी, खरीद लेंगी। तो ये क्या हो गया, कंज्यूमर टू बिजनेस हो गया। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिस प्लेटफॉर्म पर कंज्यूमर अपनी सारी जानकारी दे रहा है और वह सारी चीज़ें किसके द्वारा बाय की जा रही हैं, वह सारी चीज़ें बिजनेस के द्वारा खरीद ली जा रही है। यानी जो उसका बिजनेस कर रहे हैं उनके द्वारा वह समस्त चीज़ें परचेस कर ली जाती हैं, जिससे कि यहाँ पर बैठे कंज्यूमर के लिए कहीं उसे बेचने के लिए जाना नहीं पड़ता है या वह अपने परिश्रम से बच जाता है। क्लियर है। ये कौन सा प्रकार था हमारा, तीसरा प्रकार देखा हमने। चौथे प्रकार की हम चर्चा कर लेते हैं, जिसे हमने क्या कहा है, G2C, यानी कि गवर्नमेंट टू कंज्यूमर है, गवर्नमेंट टू कंज्यूमर। अब इसमें क्या है, गवर्नमेंट टू कंज्यूमर की यदि हम चर्चा कर रहे हैं तो इसमें क्या आ गया है आपका MP ऑनलाइन। बहुत सही पोर्टल है MP ऑनलाइन। MP ऑनलाइन में हमें क्या सुविधा मिल रही है, गवर्नमेंट की जो सारी जानकारियां हैं वो एक पोर्टल पे साझा कर दी गई हैं। एक छोटा सा पोर्टल बना दिया गया है जिसका नाम क्या दे दिया गया, MP ऑनलाइन पोर्टल। इस पोर्टल पर गवर्नमेंट से संबंधित जो भी जानकारियां हैं, जो भी इंफॉर्मेशन है ना, वो सारी डाल दी गई हैं और कंज्यूमर क्या कर रहा है, उन्हें अपनी सुविधा के अनुसार उपयोग कर पा रहा है। जो भी आपकी MP ऑनलाइन साइट्स है उस पर क्या है, गवर्नमेंट से संबंधित बहुत सारी जानकारियां हैं और वह जानकारी कैसी है, व्यक्ति विशेष के लिए यदि उपयोगी हो रही हैं तो व्यक्ति विशेष क्या कर रहा है, उनको कर पा रहा है। यानी उन चीज़ों को व्यक्ति विशेष परचेस कर पा रहा है या उनकी सुविधाओं को ले पा रहा है। तो तीसरा हमारा क्या था, तीसरा हमारा कंज्यूमर टू बिजनेस था। चौथा हमारा क्या था, गवर्नमेंट टू कंज्यूमर था, गवर्नमेंट टू कंज्यूमर था। चौथा हमारा क्या था, गवर्नमेंट टू कंज्यूमर था, जिसका सबसे अच्छा उदाहरण हमने क्या देखा, जिसका सबसे अच्छा उदाहरण हमने देखा MP ऑनलाइन। MP ऑनलाइन पर क्या होता है, MP ऑनलाइन पर वो सारी जानकारियाँ दी जाती हैं, गवर्नमेंट से संबंधित जानकारियाँ, अन्य जानकारियाँ भी हैं जो किसके लिए उपयोगी, जो सारी की सारी कंज्यूमर के लिए उपयोगी होती है और कंज्यूमर उनके आधार पर कर लेता है। तो इस प्रकार का जो ई कॉमर्स है ये क्या कहलाया हमारा, G2C कहलाया। क्या कहलाया, गवर्नमेंट टू कंज्यूमर, यानी G2C नाम से इसे जाना जाता है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट हमने देख रहे हैं जो हमारा फिफ्थ है वो क्या है, बिजनेस टू गवर्नमेंट। अब बिजनेस टू गवर्नमेंट की बात आ गई, यानी कि अभी जो हमने देखा था गवर्नमेंट टू कंज्यूमर, इसमें गवर्नमेंट कंज्यूमर के पास जा रही थी, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं बिजनेस टू गवर्नमेंट की बात की जा रही है यहाँ पर। यानी कि यदि आप कोई बिजनेस में हैं तो उस बिजनेस को कैसे ई कॉमर्स में लाना है, गवर्नमेंट।
जैसे आज के समय पे हम जो बात करते हैं, कभी किसानों का जो राशन खरीदा जाता है, कहते हैं ना भाई किसानों का जो सारा राशन है वो किसके द्वारा खरीद लिया गया, गवर्नमेंट के लिए द्वारा खरीद लिया गया। तो ये क्या, ये सबसे सही उदाहरण है आपका बिजनेस टू गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट जो है वो कर रही है यहाँ पर। क्लियर हुआ? आगे चलते हैं। ऑनलाइन मार्केट के कुछ प्लेसेस की हम चर्चा कर लेते हैं कि ऑनलाइन मार्केट के जो हमारे प्लेसेस रहे हैं वो क्या क्या हो सकते हैं या क्या क्या आए आज तक। ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस जिसमें हमने पहले भी चर्चा की थी फ्लिपकार्ट की। तो फ्लिपकार्ट क्या है हमारे पास, इसकी स्थापना 2007 में की गई थी। कब की गई थी? फ्लिपकार्ट की स्थापना सन 2007 में की गई थी, जिसका मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु। मुख्यालय कहाँ है? कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि फ्लिपकार्ट की स्थापना कब की गई थी, या किस सन में की गई थी, या किस व्यक्ति विशेष के द्वारा की गई थी। तो यहाँ पर तीनों चीज़ क्लियर कर रहे हैं हम कि स्थापना 2007 में की गई थी, फ्लिपकार्ट का मुख्यालय बेंगलुरु में है, और सचिन बंसल और बिनी बंसल के द्वारा इसे स्थापित किया गया था। नाम हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, सचिन बंसल और बिनी बंसल के द्वारा फ्लिपकार्ट की स्थापना की गई 2007 में। मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय है बेंगलुरु में। क्लियर? क्या है यह वो साइड है जिस पर हम क्या कर रहे हैं, कंज्यूमर को प्रोडक्टिविटी दे रहे हैं, यानी कि बिजनेस टू कंज्यूमर प्लेटफॉर्म में ये हमारा क्या है, फ्लिपकार्ट है। क्लियर है? नेक्स्ट, और 9 मई 2008 को जो फ्लिपकार्ट बना था, 9 मई 2008 को वॉलमार्ट ने क्या किया, 77% हिस्सेदारी से, कितने प्रतिशत? 77% हिस्सेदारी से अधिग्रहण कर लिया फ्लिपकार्ट का। फ्लिपकार्ट का अधिग्रहण कब किया गया? 9 मई 2008 में किया गया। किसके द्वारा किया गया? तो फ्लिपकार्ट का अधिग्रहण किया गया था वॉलमार्ट के द्वारा किया गया था। क्लियर है? क्योंकि ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि फ्लिपकार्ट का अधिग्रहण किस कंपनी के द्वारा किया गया, तो वॉलमार्ट कंपनी के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 9 मई 2008 में किया गया था। क्लियर? नेक्स्ट की बात करते हैं, अमेज़ॉन की बात कर लेते हैं। इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना 5 जुलाई 1994 में की गई थी। यह भी क्या है? यह भी बिजनेस टू कंज्यूमर पोर्टल है आपका, जिसकी स्थापना 5 जुलाई 1994 को की गई थी। जेफ वॉगॉस के द्वारा की गई थी इसकी स्थापना। किस कम्युनिकेशन में किस ई कॉमर्स में आता है? यह ई कॉमर्स का बिजनेस टू कंज्यूमर प्रकार है। क्लियर? ईबाय की बात कर लेते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनी है। ईबाय क्या है? एक बहुराष्ट्रीय, बहुत से राष्ट्रों से मिलकर बनाई गई है कंपनी है, जिसका नाम क्या है? ईबाय। स्थापना कब हुई थी? 3 सितंबर 1995 में। किसके द्वारा की गई थी? प्यारे मुराद द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। स्थापना का श्रेय किसे जाता है? प्यारे मुराद को जाता है। किसे? प्यारे मुराद ने इसकी स्थापना की थी। कब की थी? 3 सितंबर 1995 में इसकी स्थापना की गई थी। बहुराष्ट्रीय कंपनी है, कई बार आ चुका है। कैसा क्वेश्चन आया है कि ई बाय है, डायरेक्ट क्वेश्चन आया, ई बाय है। क्या है ई बाय? बहुराष्ट्रीय कंपनी है, ई कॉमर्स कंपनी है। तो हमें पता होना चाहिए कि ई बाय क्या है। एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है जिसकी स्थापना 3 सितंबर 1995 में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? प्यारे मुराद के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। आगे चलते हैं। alibaba.com। alibaba.com क्या है? alibaba.com भी आपका ई बिज़नेस का एक प्रकार है, ई कॉमर्स का एक प्रकार है। कैसा प्रकार है? तो यहाँ पर बिजनेस टू बिजनेस प्रकार के अंदर alibaba.com आता है, जिसकी स्थापना कब की गई थी? 4 अप्रैल 1999 को। कब की गई थी? 4 अप्रैल 1999 को alibaba.com की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? जैक मा के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। क्लियर है? कैसा कैसा ई कॉमर्स में आता है? ये आपका बिजनेस टू बिजनेस के अंदर आता है। क्लियर है? अमेज़न किस में आता है? अमेज़न आपका बिजनेस टू कंज्यूमर में आता है। फ्लिपकार्ट आपका किस में आता है? बिजनेस टू कंज्यूमर में आता है। एक्स की बात कर लेते हैं। स्नैपडील की बात करते हैं।
स्नैपडील की स्थापना कब हुई? 4 फरवरी 2010 को इसकी स्थापना की गई थी, लेकिन सितंबर 2011 में इसे रजिस्टर्ड किया गया। किसके लिए? व्यवसाय के लिए रजिस्टर्ड हो पाया ये कब? सितंबर 2011 में, यानी सितंबर 2011 के बाद ही इस पर प्रोडक्ट की प्रोडक्टिविटी हो पाई, यानी प्रोडक्ट का व्यवसायीकरण चालू हुआ। यानी कि क्रय करना, परचेसिंग करना, ये कब चालू हुई? रजिस्टर्ड होने के बाद। और रजिस्टर्ड कब हुआ ये? सितंबर 2011 में इसे रजिस्टर्ड किया गया। किसे? स्नैपडील को रजिस्टर्ड किया। वैसे बना कब है ये? 4 फरवरी 2010 को स्नैपडील बना, लेकिन रजिस्टर्ड हुआ सितंबर 2011 में। यानी सितंबर 2011 से स्नैपडील ने अपना कार्य ऑनलाइन माध्यम से प्रारंभ कर दिया था। क्लियर? नेक्स्ट पर चलते हैं। ई कॉमर्स से संबंधित थोड़ी सी हम शब्दावली भी देखते हैं कि ई कॉमर्स से रिलेटेड कुछ शब्द। तो पहला शब्द हम देख रहे हैं यूपीआई। सभी लोग यूपीआई बहुत जानते होंगे, एक बार इसका नाम भी आ चुका है पीएससी में कि यूपीआई क्या है। तो हमें पता होना यूपीआई क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यानी कि पेमेंट का एक ऐसा इंटरफेस दिया गया है यूपीआई, जिसके माध्यम से हम क्या कर रहे हैं? पेमेंट कर रहे हैं। यानी कि एक दूसरे स्तर पर हम क्या कर रहे हैं? पेमेंट कर रहे हैं। इसलिए इसका नाम क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इंटरफेस का मतलब क्या होता है? एक प्रकार से एक ऐसा माध्यम प्रोवाइड करना है, एक ऐसा इंटरफेस प्रोवाइड कर देना जो बहुत आसान है, जिसे समझा जा सकता है, वो क्या कहलाता है? इंटरफेस कहलाता है। 2016 में नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा, किसके द्वारा? 2016 में नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा पेमेंट द्वारा इसको क्या किया गया था? स्थापित किया गया था। ध्यान रखना है 2016 में इसकी स्थापना की गई थी। किसके द्वारा स्थापना की गई थी इसकी? तो इसकी स्थापना नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा की गई थी। किसकी? यूपीआई की। यूपीआई का फुल फॉर्म क्या है? कई बार पूछा गया है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इसका फुल फॉर्म है। ठीक है। स्थापना कब की गई? 2016 में इसकी स्थापना की गई। किसके द्वारा की गई? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। जब आप यूपीआई का प्रयोग करते हैं तो आपने देखा होगा पेमेंट करते समय एमपीआईएन का मतलब क्या है? मोबाइल बैंकिंग पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। क्या है? मोबाइल बैंकिंग पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। मोबाइल बैंकिंग पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर का उपयोग करता है। जो आपका मोबाइल का आइडेंटिफिकेशन नंबर रहता है यूपीआई करते समय, वह उसका ही प्रयोग करता है। क्लियर है? कई बार शॉर्ट फॉर्म पूछ चुके हैं यूपीआई का, एमपीआईएन का, ये दोनों शॉर्ट फॉर्म पूछे जा चुके हैं। चाहे यूपीआई की हम बात कर लें, चाहे हम बात करें एमपीआईएन की। एमपीआईएन दोनों के शॉर्ट फॉर्म पूछे जा चुके हैं। यूपीआई का शॉर्ट फॉर्म क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। एमपीआईएन का क्या है? मोबाइल बैंकिंग पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। क्लियर? और पेमेंट करते समय इसी नंबर का प्रयोग किया जाता है। आगे देखें, एनईएफटी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। क्या है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। बैंकिंग लाइन में हमने ये शब्द सुना होगा कि एनईएफटी कर देते हैं, एनईएफटी कर दें। वास्तव में एनईएफटी क्या है? तो एनईएफटी का मतलब है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। प्रारंभ कब किया गया था? तो प्रारंभ किया गया था 2005 में इसका प्रारंभ किया गया था। क्या है वास्तव में? वास्तव में बैंकों के माध्यम से या बैंक के माध्यम से फंड को ट्रांसफ़र करने की एक तकनीक है। जो कैसा माध्यम है? इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के द्वारा, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के द्वारा फंड ट्रांसफ़र करने की एक तकनीक, जिसे क्या कहा जाता है? एनईएफटी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र कहा जाता है। जिसका प्रारंभ कब हुआ था? जिसका प्रारंभ 2005 में किया गया था। ठीक, आगे चलते हैं हम इसे। ओटीपी बहुत सुना होगा। ओटीपी एक्चुअल में क्या है? ओटीपी वन टाइम पासवर्ड है। 6 अंकों का यह पासवर्ड रहता है,
जिसे हम कैसे यूज़ करते हैं, जब कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किया जा रहा होता है, उस ट्रांजैक्शन के समय पर जो हमारी साइड है, जिस साइड पर हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, वह हमारा ट्रांजैक्शन को क्या क्रॉस वेरीफाई करने के लिए, किसके लिए, क्रॉस वेरीफाई करने के लिए कि जो यूज़र है वास्तव में जो नंबर भरा जा रहा है या जिस नंबर से हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वह नंबर एट ए टाइम उसके पास है या नहीं। तो ये क्या दिया जाता है आपका OTP, जिसे क्या है वन टाइम पासवर्ड रहता है। कितने अंक का रहता है, 6 डिजिट का। मैक्सिमम इसकी सीमा क्या है, 6 डिजिट है, ठीक। और इसे क्या किस प्रकार यूज़ किया जाता है कि आपका लगभग विभिन्न साइडों में इसमें टाइम ड्यूरेशन अलग अलग रख दी गई है ना। किसी साइड के अनुसार 30 सेकंड रहता है, किसी साइड के अनुसार 1 मिनट रहता है, और अभी तो कुछ साइडों के द्वारा 5 मिनट भी इसकी टाइम ड्यूरेशन रख दी गई है। क्लियर है। सिर्फ किसके लिए यूज़ किया जाता है, क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए। जब हम बात कर रहे हैं क्रॉस वेरिफिकेशन, क्या कर रहे हैं हम, क्रॉस वेरिफिकेशन जब हम बात कर रहे हैं कि जिस व्यक्ति ने ट्रांजैक्शन किया है वही व्यक्ति के पास मोबाइल नंबर है या नहीं, इसे ट्रांजैक्शन या वेरीफाई करने के लिए एक OTP आता है, जिसे हम क्या कहते हैं, वन टाइम पासवर्ड कहते हैं, जो उसी समय यूज़ किया जाता है। आप उसे आगे किसी ट्रांजैक्शन में यूज़ नहीं कर सकते। क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेबिट कार्ड। सभी लोगों के पास आजकल डेबिट कार्ड सभी लोग यूज़ करते हैं। है क्या, बैंकिंग के द्वारा या बैंक के द्वारा दिया जाने वाला एक ऐसा कार्ड जिसे साधारण शब्दों में क्या कहा जाता है, प्लास्टिक मनी, या अर्थशास्त्र की दृष्टि से देखा जाए तो इसे क्या कहा जाता है, प्लास्टिक मनी। यानी कि वह जो कार्ड है वह वास्तव में आपकी पूरी मनी को स्टोर कर रखे। जो मनी आपके खाते में है एट प्रेजेंट टाइम पर, वह मनी क्या है उस कार्ड में रहेगी। इसलिए डेबिट कार्ड को कई बार प्लास्टिक मनी के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है। क्या है, इसके लिए हमें किसी बैंक में खाता होना आवश्यक है। यदि हमारे बैंक में खाता है या अकाउंट है तो हमारे पास क्या रहेगा, डेबिट कार्ड रहेगा। क्लियर है। क्रेडिट कार्ड को हम क्या कहते हैं, शॉर्ट में स्मार्ट मनी भी कहते हैं, है ना। आगे हम देखते हैं QR कोड का मतलब है क्विक रिस्पॉन्स कोड। क्विक रिस्पॉन्स कोड का मतलब क्या है, तो जब हम ऑनलाइन कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उस ट्रांजैक्शन में QR कोड आपने कई बार देखा इस प्रकार से छोटा, इस प्रकार से कुछ बना रहता है। इसमें वास्तव में क्या रहता है, इसमें वास्तव में एक कोड रहता है। वह कोड क्या करता है, उस कोड में डिजिटली इंफॉर्मेशन इनबिल्ट रहती है, और जैसे ही हम उससे स्कैन करते हैं तो स्कैन के माध्यम से हम अपने ट्रांजैक्शन को पूरा कर सकते हैं, चाहे यूज़र बेस्ड ट्रांजैक्शन हो, चाहे अदर बैंकिंग बेस्ड ट्रांजैक्शन हो। आज के समय पर QR कोड हद से ज़्यादा उपयोग में किया जा रहा है। QR कोड हर जगह उपयोग किया जा रहा है, क्योंकि जहाँ डिजिटल की बात आती है QR कोड हम स्कैन करके अपना उपयोग या अपना काम पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में। क्रिप्टो करेंसी क्या है, ऑनलाइन पद्धति में इसका प्रयोग ब्लॉक चेन पद्धति पर किया जाता है, यानी कि एक चेन सिस्टम का प्रयोग किया जाता है इस करेंसी के अंतर्गत, जो डिजिटल करेंसी भी कहलाती है। यह करेंसी कैसी, प्योर टू प्योर, यानी कि एक यहाँ से ट्रांजैक्शन किया यहाँ तक करेंसी हस्तांतरित होती जाएगी। तो ये क्या है, पेयर टू पेयर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पर आधारित है, इलेक्ट्रॉनिक चर सिस्टम पर आधारित है। क्लियर हुआ। यहाँ पर हमने दो चीज़ें देखी, क्रेडिट कार्ड जिसे हमने क्या कहा, स्मार्ट मनी कहा, QR कोड, क्विक रिस्पॉन्स कोड, और लास्ट में हमने क्या देखा, क्रिप्टो करेंसी के बारे में देखा। क्लियर है। ओके, तो क्लास, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं दोबारा अपने प्लेटफॉर्म हेलो सर पर। थैंक्स टू एवरीवन।